हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ एलीट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सोशियोलॉजी में भी है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड और हम कह सकते हैं सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलीट। क्या है ये एलीट? सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं। इस वर्ड को हिंदी में कहते हैं अभिजात वर्ग, यानी ऐसा वर्ग जो कि बहुत विशिष्ट है और बहुत अपर डिवीज़न में काम करता है, बहुत अपर क्लास हम कहते हैं ना जिसको, एक अलग ऐसा वर्ग जो विशिष्ट है, प्रवर है और एक तरह से शिष्ट वर्ग जिसे कहते हैं ना, वो है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोग इसके अंदर आते हैं। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। क्या है ये? द कंसेप्ट ऑफ एलीट, एलीट यानी अभिजात वर्ग, ये जो कंसेप्ट है इन पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के अंदर, रेफर्स टू अ स्मॉल, एक छोटा वर्ग होता है, प्रिविलेज्ड होता है, जिन्हें हर तरह की सुविधाएं मिलती है, ऑफ इंडिविजुअल्स हु होल्ड डिसप्रपोर्शनेट पावर एंड इन्फ्लुएंस, जिनके पास मतलब हम कहते हैं एक तो रेशियो में एक बराबर पावर सबको मिलती है, लेकिन इन कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा स्पेशल पावर्स मिलती है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारी राजनीति को, हमारे डिसीजन निर्णय निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको। एलीट थ्योरी सजेस्ट, ये जो अभिजात वर्ग की जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है दैट एवरी सोसाइटी, हर एक समाज, अ स्मॉल ग्रुप डोमिनेट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक, कि आज जितनी भी पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर एक छोटा ग्रुप है वही जो है शासन कर रहा है। इसका मतलब आज किसकी सत्ता है? ये एक छोटा सा ग्रुप हम सभी पर हर तरीके से डोमिनेट करता है। कहीं भी देख लीजिए, पॉलिटिकल हो, अर्थशास्त्र के अंदर देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशन, किसी भी संस्थाओं में हम बात करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फॉर्मल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन प्लेस। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में फिर भी हम कहते हैं कि हाँ, जहाँ प्रतिनिधित्व होता है वहाँ बराबरी है, लेकिन और जगहों पर भी हमें देखने को मिलता है। एलीट थ्योरी चैलेंजेस द क्लासिकल डेमोक्रेटिक आइडियल ऑफ पॉपुलर रूल। अब एलीट जो थ्योरी आती है वो किस चीज़ को चैलेंज करती है, चुनौती देती है? जो पुराने ज़माने में पारंपरिक क्लासिकल लोकतंत्र की जो आइडियल, आदर्श रूप की थ्योरी थी उसे, एंड पॉपुलर रूल जो था डेमोक्रेटिक, उसको चैलेंज करती है। आर्ग्यू करती है दैट पावर इज कंसेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू, कि जो पावर है वो तो कुछ लोगों के हाथों में एक साथ आई हुई है, मतलब एक साथ वहाँ पर होल्ड की हुई है, कुछ लोगों ने होल्ड की हुई है, दैन बीइंग वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सिटीजन्स। दिस थ्योरी हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड बाय स्कॉलर्स, और ये थ्योरीज जो एलीट थ्योरी है वो बहुत सारे स्कॉलर्स ने एक्सप्लोर की है, इसके बारे में बात की है, जैसे विल्फ्रेडो पेरेटो, गिटेनो मॉस्का, रॉबर्ट मिशेलस, सी राइट मिल्स एंड जोसेफ स्कम्पीटर अमोंग अदर्स। और भी हैं ऐसे राइटर्स जिन्होंने एलीट थ्योरी के बारे में बात की है। सबसे पहले हम देखते हैं थिंकर्स, जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे एलीट थ्योरी के, वो कौन हैं? विल्फ्रेडो पेरेटो, जिन्हें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनकी थ्योरी, जिन्होंने दी थी सर्कुलेशन ऑफ एलीट की थ्योरी दी थी। ओके, तो पढ़ते हैं। पेरेटो एन इटालियन इकोनॉमिस्ट, ये एक इटालियन अर्थशास्त्री थे, एंड सोशियोलॉजी, समाजशास्त्री थे, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। ये इनकी थ्योरी का नाम है सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। जो किताब है इनकी, द माइंड एंड सोसाइटी 1916 में, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, द माइंड एंड सोसाइटी 1916 में इनकी एक किताब आई थी सर्कुलेशन ऑफ एलीट की, उसमें थ्योरी दी गई है, ये कंसेप्ट दिया गया है। इसमें कहा गया है ही आर्ग्यूड, कि वो इस बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो इस बात पर कहते हैं कि दैट सोसाइटीज आर ऑलवेज रूल्ड बाय एलीट, जितनी भी समाज हैं वो किनके द्वारा शासित होती है? एलीट क्लास के द्वारा, अभिजात वर्ग के द्वारा शासित होती है। मतलब सोसाइटी को रूल करने वाले जो टॉप अथॉरिटी है, यहाँ पर कौन रहता है? बहुत एक अभिजात वर्ग रहता है, यानी एक स्पेशल वर्ग जो है वो ऊपर रहता है। बट एलीट्स आर नॉट स्टैटिक, लेकिन जितने भी ये ऊपर रहने वाले लोग हैं ना, स्टैटिक यानी स्थिर नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है ये स्थिर नहीं है अपनी पोजीशन पे। दे चेंज ओवर टाइम, जैसे जैसे समय बदलता है वो भी चेंज होते जाते हैं। नाउ हम समझते हैं पावर शिफ्ट्स बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एलीट। जो पावर है वो दो तरह की मतलब शिफ्ट होती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं लायंस की। यहाँ पे एग्जाम्पल देके इन्होंने समझाया है। सबसे पहले हम समझते हैं लायंस को, यानी शेर। शेरों में कौन आता है? कंजर्वेटिव्स, जो कि बहुत ऊपर रहते हैं, जो कंजर्व होकर रहते हैं, अपने आप को हिडन रखते हैं, कंजर्वेटिव्स आते हैं, रूढ़िवादी जो होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक लोग आते हैं, नौकरशाही आती है, फोर्स ड्रिवन रो, जो सत्ता को या शक्ति को चलाते हैं, वो लोग उसमें आते हैं लायंस में। ठीक है, तो लायंस में कौन कौन आता है? कंजर्वेटिव्स,
ब्यूरोक्रेटिक एंड फोर्स ड्रिवन रूरल्स आते हैं। नाउ फॉक्सेस में कौन आता है? फॉक्सेस यानी हम समझते हैं कि लायन और फॉक्स की ये एक तरह से वॉर है। फॉक्सेस में आते हैं कनिंग, मैनिपुलेटिव एंड इनोवेटिव लीडर्स। ऐसे लीडर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं जनता को अपने अपने मंतव्यों के लिए, वो उनके माइंड को चेंज कर देते हैं, और बहुत इनोवेटिव होते हैं, कुछ न्यू लेकर आते हैं समाज के अंदर, कुछ एक अलग अलग होता है उनका व्यक्तित्व। वैसे लोग फॉक्सेस होते हैं। फॉक्सेस को नॉर्मली फॉक्स को बहुत चालाक माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये इंक्लूड किया गया है। व्हेन एलिट्स बिकम वीक, लेकिन इसमें कहा गया है जो अभिजात वर्ग होता है वो अगर कमज़ोर पड़ जाता है और भ्रष्ट हो जाता है यानी करप्ट हो जाता है, दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू एलिट। फिर वो उन लोगों पर शासन कौन करता है? न्यू एलिट, नया अभिजात वर्ग वहाँ पर आ जाता है। जब पुराना अभिजात वर्ग वीक या करप्ट हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो वो किस चीज़ के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाते हैं? न्यू एलिट क्लास के द्वारा। और ये साइकिल एक चलती रहती है, वीक हुआ, कमज़ोर हुआ, तो न्यू एलिट क्लास आके उस पर शासन करिए, और ये साइकिल चलती रहती है, लेकिन शासन सिर्फ एलिट लोगों का ही रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पेरेटोज आइडिया जो थे। पेरेटो को जो आइडिया था सजेस्ट करता है दैट पॉलिटिकल चेंज, जो राजनीति है वो चेंज होती है, डज नॉट एलिमिनेट एलिट रूल। हालांकि राजनीति चेंज होती है, लेकिन ये ना कभी भी एलिमिनेट नहीं करती है एलिट क्लास के रूल को। होता तो एटलीस्ट लास्ट में किसका रूल है? एलिट क्लास का। बट सिंपली रिप्लेसेस वन रूलिंग क्लास विद अनदर। हालांकि एक क्लास बदल कर दूसरी क्लास में बदल जाती है, लेकिन शासन सिर्फ एलिट लोगों का ही रहता है। ये इनकी थ्योरी का एक क्रक्स था, हमने समझा। फिर गिटानो मॉस्का की जो है, गेटिनो मॉस्का की एक थ्योरी आती है, ये इनका टर्म पीरियड है, और इस थ्योरी का नाम है द रूलिंग क्लास। ठीक है, हम समझते हैं। मॉस्का कहते हैं कि अनदर इटालियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, ये भी इटली से थे और ये भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। ये आर्ग्यू करते हैं इन रूलिंग क्लास, इनकी एक बुक आती है 1896 में, दैट सोसाइटी इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। ये भी कहते हैं अब सोसाइटी जो है वो दो ग्रुप में बटी हुई है। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखना है कि दो क्लास में बंटी हुई है। द रूलिंग क्लास, पहली का नाम है द रूलिंग क्लास, जिसको एलीट क्लास भी कहा जाता है, और ये एक छोटा सा ग्रुप होता है, ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी दैट गवर्न्स। और ये क्या है? एक छोटा ग्रुप है जहाँ पे माइनॉरिटी है ना, हमें शासन करती है, हम पर रूल करती है, ऑर्गेनाइज्ड हुई हुई है। फिर एक आता है द मासेस। मासेस का यानी भीड़ होता है। ठीक है, मासेस का मतलब भीड़ होता है, क्राउड होता है। और लार्ज, क्योंकि क्राउड तो ज़्यादा ही होगी, तो ये लार्ज संख्या में रहती है। अनऑर्गेनाइज्ड है, अव्यवस्थित है, व्यवस्थित रूप में नहीं है। मेजॉरिटी दैट फॉलोज द एलीट, और ये एक ऐसी मेजॉरिटी होती है, बहुसंख्यक समाज है जो किसको फॉलो करता है? एलीट क्लास को फॉलो करता है, उनके पीछे पीछे चलता है। मॉस्का कहते हैं कि मॉस्का एम्फेसाइज दैट एलीट मेंटेन पावर्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। जो अभिजात वर्ग है वो अपनी पावर को कैसे मैनेज करता है, कैसे ऑर्गेनाइज करता है? रिसोर्सेज से, संसाधनों से, एंड कंट्रोल करता है हमारी विचारधाराओं को, हमारी आइडियोलॉजी को, मेकिंग डेमोक्रेसी मोर ऑफ अ मैनेज्ड सिस्टम। और हमारी डेमोक्रेसी को बहुत ही मैनेज सिस्टम के तौर पे अच्छे प्रबंधन के रूप में काम करवाता है। देन अ ट्रू रूल बाय द पीपल। अब हमारी थ्योरी है रॉबर्ट मिशेल्स की 1876 से 1936 तक की, जिसे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कहा जाता है। इनका बहुत फेमस लॉ है ओलिगार्की का। ओलिगार्की का मतलब है कुलीन तंत्र। ठीक है, समाज का वह कुलीन तंत्र जो कि बहुत ज़्यादा वरिष्ठ है, और हम कह सकते हैं ना बहुत ही पेशेवर है। वी कैन से दैट एरिस्टोक्रेट है। ठीक है, एक अल्पतंत्र है। ठीक है, अल्पतंत्र, अ स्मॉल ग्रुप पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, वो होता है कुलीन तंत्र, जिसका शासन रहता है किसी कंट्री पे। मिचेलस कहते हैं, अ जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, ये एक जर्मन के समाजशास्त्री थे। डेवलप्ड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, इन्होंने इस लॉ को डेवलप किया। इन हिज बुक पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में इनकी किताब थी पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अंदर ही आर्ग्यूड, वो इस बात पर आर्ग्यू करते हैं दैट ऑल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, इवन डेमोक्रेटिक वंस, चाहे वो लोकतांत्रिक क्यों ना हो, चाहे उसमें राजनीति के अंदर लोकतांत्रिकरण ही क्यों ना हो, इनवेटेबली बिकम ओलिगार्कीज, बिकॉज वो बाद में जाके अपने आप को कुलीन तंत्र के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। इसका कारण बताया उन्होंने कि लीडर्स एक्यूमुलेट पावर एंड रिसोर्सेज, क्योंकि लीडर्स जो है ना वही चलाते हैं पावर्स को, शक्ति को, और रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी इंक्रीजेज, नौकरशाही बढ़ती जाती है, मेकिंग लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड, और ब्यूरोक्रेसी क्यों बढ़ती है? ताकि लीडरशिप जो है उनकी सेंट्रलाइज्ड रहे, यानी
सबसे केंद्र में रहे, वही इंपॉर्टेंट स्रोत हो हर चीज़ को ऑर्डर करने का। द मासेस लैक द टाइम और एक्सपर्टीज टू गवर्न, और जो मासेस होती हैं, जो जनताएं होती हैं, उनके पास समय कम रहता है और एक्सपर्टीज भी नहीं रहती, इतना टैलेंट भी नहीं रहता कि वह हमें शासन कर सके, वे गवर्न कर सके। मिशेलस थ्योरी सजेस्ट करती है दैट ट्रू डेमोक्रेसी इज इम्पॉसिबल। वास्तविक रूप में अगर ट्रू डेमोक्रेसी की बात की जाए ना, कि हाँ प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एकदम सबसे बढ़िया रूप देखने को मिलता है, वो इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। बिकॉज पावर ऑलवेज कंसंट्रेट, जितनी भी शक्ति होती है वो किसके हाथों में रहती है, किसके हाथों में, एलीट क्लास के हाथों में, कुलीन तंत्र अभिजात वर्गों के हाथों में रहेगी। तो कहाँ से डेमोक्रेसी आएगी, कहाँ से पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व वाली सरकार बनेगी। इवन विद इन डेमोक्रेटिक पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है, कहीं भी हम चले जाएं, चाहे पार्टीज हो, चाहे संस्थाएं हो, संगठन हो, सभी जगह एलीट लोग हैं। फिर सी राइट मिल्स की एक थ्योरी आती है 1916 टू 62 तक, इनका जो है एक क्लास है, एक इनका पीरियड है, द पावर एलीट, ये इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इन द पावर एलीट 1956 जो किताब है उसमें ये कहते हैं, मिल्स आर्ग्यू करते हैं, मिल्स अपने थॉट रखते हैं दैट यूएस इज कंट्रोल्ड, जो यूएस है यानी अमेरिका है, इज कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट फ्रॉम 3 की सेक्टर्स। और कैसे कैसे वो इंपॉर्टेंट 3 सेक्टर बताते हैं कि यूएस कंट्रोल हुआ है आज। सबसे पहले पॉलिटिकल एलीट्स होते हैं, वो लोग, वो अभिजात वर्ग जो राजनीति का काम देखता है, जिसके अंदर टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं, सरकारी अधिकारी आ जाते हैं, और मिलिट्री लीडर्स, जो मिलिट्री को रूल करते हैं, वो लीडर्स आ जाते हैं। फिर आता है सेकंड, कुलीन तंत्र के अंदर अभिजात वर्ग में आता है इकोनॉमिक एलिट, जो अर्थव्यवस्था, पैसों की चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट सीईओज आ जाते हैं और बैंकर्स आ जाते हैं, जो बैंक और पैसे से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। फिर है थर्ड मिलिट्री, इन विच टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स और जनरल्स आते हैं, जो मिलिट्री का काम देखते हैं और सारी तरीके के मिलिट्री का। फिर हम देखते हैं दीज ग्रुप्स वर्क टुगेदर, ये तीनों ग्रुप जो है वो वर्क जो है एक साथ मिलके काम करता है, मेंटेन करता है देयर डोमिनेंस, अपने प्रभुत्व को मेंटेन करना, और इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसीज को, नीतियों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है इन वेज दैट प्रोटेक्ट देयर पावर वाइल एक्सक्लूडिंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स फ्रॉम रियल डिसीजन मेकिंग, और एक्सक्लूड करता है हम जैसे ऑर्डिनरी सामान्य नागरिकों को किस चीज़ के लिए डिसीजन ना ले सके, डिसीजन मेकिंग करने से हमें बाध्य करता है। मिल्स की जो थ्योरी है वो रिमेन्स रेलेवेंट है, आज भी रेलेवेंट देखने को मिलती है इन एनालाइजिंग कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स की। आज जो है बिजनेस फील्ड में हम देख पाते हैं कि जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो कैसे आज राजनीति को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मीडिया पे कंट्रोल है, और एलीट पॉलिसी मेकिंग लोगों का। टाइप्स ऑफ एलीट्स हम देखते हैं, सबसे पहले कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल एलीट होते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, इसमें पार्टी लीडर्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं हु कंट्रोल पॉलिसी डिसीजंस। फिर एग्जांपल देखते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब पॉलिटिकल एलीट आ जाते हैं। अब हम इकोनॉमिक एलीट की बात करते हैं, जो कि इकोनॉमिक क्षेत्र में होते हैं, जिसमें वेल्दी लोग, जिनके पास बहुत अच्छा पैसा होता है, एंड कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं उसके अंदर, हु इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और जो किस चीज़ को इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस तरह से वो जो नीतियाँ बनाते हैं उनको वो इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर एग्जांपल देखते हैं बिजनेस टाइकून, बड़े बड़े बिजनेस सीईओज टाइकून्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, ग्लोबल कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीवादी लोग होते हैं वो। थर्ड टाइप्स में है मिलिट्री, एंड व्हाट इज मिलिट्री हियर? मिलिट्री मीन्स जो लोग सेना को देखते हैं, ठीक है, वो उसमें देखते हैं हाई रैंकिंग ऑफिशियल, जिनके पास अच्छी रैंक होती है, मिलिट्री, नेवी और सब जगह, इन द आर्म्ड फोर्सेस में देख लीजिए, आर्मी में, नेवी में, ओके, हु इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी, जो किसको, जो राष्ट्र की सुरक्षा है उसको प्रभावित करते हैं, एंड पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल्स लाइक जनरल्स, बड़े बड़े जनरल्स होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरीट्स होते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट्स होते हैं, वो सब। फिर आते हैं मीडिया एलिट, अब जो मीडिया को प्रभावित करते हैं, मीडिया, वी ऑल नो दैट मास मीडिया, राइट। तो मीडिया को प्रभावित करने वाले ऑनर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑफिसर्स होते हैं, जो मेजर न्यूज़ ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, हु शेप पब्लिक ओपिनियन, जनमत को जो है शेप देते हैं, एक अलग रूप देते हैं। एग्जाम्पल्स में मॉड्यूल्स लाइक रूपर्ट मर्ज इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल इन दिस। नाउ कल्चरल एलिट, जो धर्म से लोगों को प्रभावित करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, रिलीजियस लीडर्स इसमें आते हैं, इन्फ्लुएंस, हु शेप आइडियोलॉजी, हमारी विचारधाराओं को प्रभावित करते हैं, हमारे वैल्यूज़, मूल्यों को चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटी, रिलीजियस लीडर्स,
सब अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये इतने प्रकार के एलिट्स होते हैं। अगर हमसे टाइप्स ऑफ एलिट्स एक स्मॉल क्वेश्चन पूछा जाता है, वी कैन कंक्लूड फर्दर दिस। अब नाउ एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है एलीट थ्योरी वर्सेस प्लूरलिज्म। एक बहुलवादी एक थ्योरी है। समझते हैं क्या होती है ये। एलीट थ्योरी के अंदर जो है ना, हम इनमें एक टेबल से समझेंगे इसे। एलीट थ्योरी आर्ग्यूज दैट अ स्मॉल ग्रुप डोमिनेंट सोसाइटी, एक ही ग्रुप है छोटा सा, वही समाज को चला रहा है। वहीं प्लूरलिस्ट थ्योरी इसके अगेंस्ट में आती है, वो कहती है, सपोर्ट करती है बाय स्कॉलर्स लाइक रॉबर्ट डेल कहते हैं, सजेस्ट दैट पावर इज मोर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट कॉम्पिटिंग ग्रुप्स। आज अलग अलग कॉम्पिटिशन चल रहा है सभी ग्रुप्स में, उनके बीच में भी पावर बंटी हुई है, ऐसा कहते हैं रॉबर्ट डेल्स को सपोर्ट करते हैं। अब हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले एलीट थ्योरी और प्लूरलिस्ट थ्योरी में डिफरेंस देखते हैं। पावर इज, एलीट थ्योरी के अंदर जो शक्ति है वो कहाँ कंसेंट्रेट है, स्मॉल रूलिंग क्लास में। एक क्लास है रूलिंग क्लास, वो इस चीज़ को कंसेंट्रेट कर रखा है, पावर उन्हीं के हाथों में है सारी पावर। अब प्लूरलिस्ट थ्योरी में जो पावर है ना, वो बंटी हुई है अमंग मल्टीपल कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में बंटी हुई है, राइट। नाउ एलीट कंट्रोल्स मेजर डिसीजंस एंड एक्सक्लूड द मासेस। लोगों को, जनता को एक्सक्लूड कर दिया गया है एलीट क्लास के अंदर, उनको कोई महत्व नहीं दिया गया है। वही लोग सिर्फ डिसीजन लेते हैं जो ऊपर बैठे हैं। लेकिन प्लूरलिस्ट थ्योरी के अंदर वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स जो इंटरेस्ट लेते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं पॉलिसी थ्रू बार्गेनिंग करके, जनता सरकार से लड़कर, ऐसे। नाउ एलीट क्लास में पॉलिटिकल चेंज रिप्लेसेस ऑन एलीट विद अनदर, और एक साइकिल चली जाती है, एलीट, दूसरा एलीट आता है, फिर दूसरा एलीट वीक पड़ता है तो तीसरा एलीट ग्रुप आता है। ये ग्रुप चलता रहता है। प्लूरलिस्ट में ऐसा नहीं होता है। प्लूरलिस्ट में पॉलिटिक्स चेंज होती है ऑकर्स थ्रू डेमोक्रेटिक कॉम्पिटिशन। यहाँ वही लोग जीतेंगे जिनको जनता चाहेगी, ठीक है। यहाँ डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। ओके, हम प्लूरलिस्ट से मतलब समझ पा रहे हैं ना। नाउ प्लूरलिस्ट बिलीव दैट, प्लूरलिस्ट जो होते हैं, बहुलवादी समाज के जो लोग होते हैं, वो बिलीव करते हैं, इस बात पे विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी अलाउ सिटीजन्स, डेमोक्रेसी सिटीजन्स को ये स्वतंत्रता प्रदान करती है कि वो इन्फ्लुएंस करें पॉलिसी थ्रू इलेक्शंस, कि अपने इलेक्शन के थ्रू लॉबिंग, जो हम देख पाते हैं ना पार्लियामेंट में लॉबिंग, वो अपना जनमत रख सके, एक्टिविस्ट तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। वेयर इज एलीट थ्योरीज, लेकिन अभिजात वर्ग जो है वो किस बात को इम्पॉर्टेंटली आर्ग्यू करता है कि रियल पावर जो है, वास्तविक शक्ति सिर्फ और सिर्फ अभिजात वर्गों के हाथों में है। नाउ क्रिटिसिज्म ऑफ एलीट थ्योरी का जो आर्ग्यूमेंट है, आलोचना देखने को मिलती है, ओवर एम्फेसाइज ऑन एलीट डोमिनेंस। अब ये बात करता है कि जो ये थ्योरी है ना, बहुत ज़्यादा एलीट लोगों के डोमिनेंस, उनके प्रभुत्व की बात करती है, उन पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइजेज होगी, उन पे ध्यान बहुत केंद्रित कर दिया इसने। इसका मतलब क्रिटिक्स आर्ग्यू, जो आलोचक हैं वो इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं दैट एलीट्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल, एलीट्स के पास कंट्रोल है ही नहीं, एंड मासेस मूवमेंट्स कैन चैलेंज एलीट रूल। और आज की जो मासेस हैं, आज की जो जनता है, वो चैलेंज कर रही है एलीट क्लास के रूल्स को। वास्तविक कंट्रोल है ही नहीं एलीट के हाथ में, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। सिविल राइट्स मूवमेंट हमने देखा, सिविल राइट्स मूवमेंट के अंदर एंटी एलिस्ट पॉपुलिस्ट अपराइजिंग, जितने भी लोग एंटी एलिस्ट थे वो अपराइज हो रहे थे, वो फेमस हो रहे थे। इग्नोर्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, अब एलीट के अंदर जो है ना, डेमोक्रेसी को इग्नोर कर दिया गया। मेनी डेमोक्रेसीज हैव स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग डेमोक्रेसी के पास इंस्टीट्यूशन है बहुत अलग अलग, लाइक फ्री प्रेस, मीडिया को स्वतंत्रता दे दी, न्यायपालिका को स्वतंत्रता दे दी, सिविल सोसाइटी जो नागरिक समाज है, नागरिकों को बोलने का अधिकार है, दैट अलाउ सिटीजन पार्टिसिपेशन। और इनके अंदर हमें देखने को मिलता है वास्तव में जनता पार्टिसिपेट कर रही है। नाउ एलीट कंपटीशन एग्जिस्ट, जो एलीट क्लास है उसका भी कंपटीशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कि उसके भी हम कहते हैं ना विपक्ष में कोई है कि नहीं है, बिल्कुल है। एलीट क्लास का भी कंपटीशन अपना है, एक अलग है। इवन विद एलीट्स देयर आर डिविजन्स एंड पावर स्ट्रगल्स, उनमें भी एक पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है। नॉट ऑल एलीट्स वर्क टुगेदर हार्मोनियसली, सभी एलीट्स अपने आपस में सामंजस्य से काम नहीं करते हैं उनके। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा नकारा है पब्लिक इन्फ्लुएंसेस को, ठीक है। जो लोगों का इन्फ्लुएंस है इन पे, इन्हें भी नकार दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया गया पावर्स को, राइट। बहुत आंका कम गया है। इन सम क्लासेस पब्लिक ओपिनियन, जो जनता का जनमत होता है, सोशल मीडिया के द्वारा भी हम देखते हैं, प्रोटेस्ट फोर्सेस एलीट्स टू चेंज पॉलिसीज़। और ये क्या होता है कि पहले तो ये सोचते कि कुछ नहीं है जनता का, लेकिन इन्फ्लुएंस इसने ना एलीट क्लास को चेंज उनकी पॉलिसी करने पे बहुत मजबूर किया है, ठीक है। हालांकि हर बार नकारा नहीं गया है। नाउ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देखते हैं। आज के युग में समकालीन तौर पे क्या प्रासंगिकता देखने को मिलती है अभिजात वर्ग की, इस थ्योरी की क्या प्रासंगिकता है। तो कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है, हम देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, राजनीति सेक्टर है। नाउ हम
देखते हैं इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, आधुनिक लोकतांत्रिकरण के अंदर बिग कॉरपोरेशंस, जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस सेक्टर्स हैं, बिलियनियर्स जो होते हैं, पैसे वाले लोग, फंड पॉलिटिकल कैंपिंग्स, जो वो बहुत पैसे वाले लोग हैं तो ना वो पॉलिटिकल कैंपिंग्स को, पॉलिटिकल समाज को, राजनीति में जो रूल कर रहे हैं लोग, उनको ना कैंपिंग्स में हेल्प करते हैं, फंड करते हैं, पैसा देते हैं एंड इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन पॉलिसी कि उनके पक्ष में ज़्यादा डिसीजन ली जाए। ये बड़े बड़े बिलियनर्स करते हैं ऐसा। एग्जाम्पल, लॉबिंग बाय कंपनीज लाइक फेसबुक, अमेजॉन, ऑयल इंडस्ट्रीज, ये सब इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। नाउ मीडिया एंड डिजिटल एलिट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेप करते हैं पब्लिक के ओपिनियन को, कि पब्लिक क्या कैसे सोचेगी और क्या सोचेगी, ये करते हैं। ऑफन कंट्रोल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ टेक एलिट, हम कहते हैं ना टेक एलिट, जो विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द टेक्नोलॉजिकल एलिट्स। वहाँ पर भी एलिट्स हैं जो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, वो भी एक पार्टी का अगर समर्थन करते हैं तो सिर्फ पब्लिक पे वही दिखाया जाता है। तो एक तरह से पब्लिक के ओपिनियन को शेप करने में, चेंज करने में, ब्रेन उनकी थ्योरी को चेंज करने, ब्रेन स्टॉर्मिंग हम कहते हैं ना, अलग अलग वो करते हैं। एग्जाम्पल, मार्क जगरबर्ग, मेटा, एलन मस्क, एक्स एंड जेफ बेजोस, अमेजॉन, द Washington Post and all. This is a good example, right? Now, rise of populism and anti-elite sentiments. अब क्या हुआ, लोग जागरूक हो रहे हैं और एलिट के खिलाफ एंटी सेंटिमेंट्स लेकर आया जा रहा है कि many people, many populist leaders, जितने भी पॉपुलर लीडर्स हैं लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी, जैर बोल्सोनारो, ये सब जो क्या है, हैव गेन्ड सपोर्ट बाय क्रिटिसाइजिंग ट्रेडिशनल एलिट्स। ये लोग इन्होंने सपोर्ट पाया है क्योंकि इन्होंने क्रिटिसाइज की, आलोचना की है ट्रेडिशनल एलिट्स की, एंड अपीयरिंग द कॉमन पीपल, और ये अपीलिंग टू द कॉमन पीपल, और इन्होंने अपील किया कॉमन पीपल के साथ, जनता के साथ। ग्लोबल गवर्नेंस एलिटिज्म देखने को मिलता है। Institutions like IMF, World Bank and UN are often criticized as being controlled by global elites rather than representing ordinary citizens को। अब यहाँ पर क्या है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं ये भी ना क्रिटिसाइज करती है कंट्रोल्ड ग्लोबल एलिट्स को, ना कि ये नॉर्मल सिटीजन्स को कोई रिप्रेजेंट करती है, ये भी उन्हीं का एक समर्थन करती है और उन्हीं से आती, उन्हीं से बनती है। एलिटिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नेंस। अब जो एलिटिज्म है वो ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही में देखने को मिल रहा है एंड शासन के अंदर। तो मेनी गवर्नमेंट डिसीजंस, जितने भी सरकार के डिसीजंस होते हैं ना, आर मेड बाय अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट, जो कि इलेक्शन से जीतते नहीं है, वो अनइलेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनको कोई जिताता नहीं है। ब्यूरोक्रेट ऐसे नौकरशाह एक्सपर्ट्स उनको डिसीजन को चेंज करते हैं, बनाते हैं। रिड्यूसिंग डायरेक्ट पब्लिक इन्फ्लुएंस, जिन पे पब्लिक का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता है तो और वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। तो हम कंक्लूजन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ एलिट, जो कंसेप्ट है एलिट का, रिमेन सेंट्रल टू पॉलिटिकल साइंस। आज राजनीति विज्ञान के अंदर ये एक सेंट्रल पॉइंट रह गया है। इन्फ्लुएंसिंग डिबेट्स, जितने भी हमारे वाद विवाद है उसको इन्फ्लुएंस करता है, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, पावर गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करता है, एंड सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक जो अन्याय हो रहा है, जो असमानता देखने को मिलता है, उसे भी ये इन्फ्लुएंस करता है। इसमें कहा गया है कि अ स्मॉल ग्रुप कंटिन्यू टू डोमिनेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आज डिसीजंस को चेंज करने में, बनाने में, बदलने में, सब चीज़ पर कंट्रोल है एक छोटे से ग्रुप का। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, इसकी आलोचनाएं बहुत हुई है। एलीट थ्योरी प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट हाउ पावर ऑपरेट्स इन पॉलिटिक्स। लेकिन हमें ये है तो सच, इसका आलोचना हुआ है, लेकिन इस थ्योरी ने हमें बहुत अच्छी इंसाइट्स प्रदान की है, हमें बहुत अच्छी एक दृष्टि दी है कि हम सोच सके कि आज कैसे पावर ऑपरेट होती है, कैसे जनरेट होती है, किन के हाथों में, किन के हाथों से, पॉलिटिक्स, मीडिया, बिजनेस, ग्लोबल अफेयर्स पर कुछ लोगों के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग एलीट इन्फ्लुएंसेस इज एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग, हम चीज़ को कैसे एनालाइज करते हैं, समझते हैं, कंटेम्प्रेरी इशू सच एज कॉर्पोरेट लॉबिंग, मीडिया कंट्रोल एंड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो हमने बहुत ही ईजी वे में समझा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्चुअली एलीट इज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।